हेलो गाइस, वेलकम बैक। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री और इन सब का आपस में इंटरचेंज। लेकिन इंटरचेंज करने से पहले अगर आप ये जान लें कि ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, कैसी होती है ये सब और इन सब के कितने कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप ये जान लें तो आई एम श्योर कि जब आप इनका इंटरचेंज करना शुरू करेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉजिटिव डिग्री वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके कितने कितने स्वरूप हो सकते हैं, मीन्स ये पॉजिटिव डिग्री के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू से लेकर और लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा और मैं बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक के वो सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब स्ट्रक्चर नंबर 1 को बतलाने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि वो कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनका प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। देखिए जरा यहाँ पर एज, सो एज, सच एज, ये 3 ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनका प्रयोग आप पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको अभी बतला देता हूं। उससे पहले आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है। देखिए आपको मैं पहले भी बतला चुका हूं कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 वर्ब्स होती हैं। जी हाँ, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं और वर्ब्स भी 2 ही होती हैं। एक्चुअल सेंटेंस क्या है जरा देखिए, उसकी बहन उतना ही मधुर गाती है जितना कि वह गाती है। यहाँ पर छुपा हुआ है, बस वो क्रिया यहाँ पर छुपी इसलिए है क्योंकि एक क्रिया लिखी हुई है तो दूसरी क्रिया सेम है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। लेकिन हैं वास्तव में कितने सब्जेक्ट्स? 2 सब्जेक्ट्स हैं और 2 वर्ब्स हैं। अगर दोनों ही क्रियाएं भिन्न भिन्न होंगी, मीन्स अलग अलग होंगी, तो हमें दोनों ही क्रियाओं को क्लियर करना पड़ेगा, मीन्स लिखना पड़ेगा। देखिए जरा अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना कि तुलना यहाँ पर इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में हो रही है। आगे चल कर के मैं आपको बतलाऊंगा कि जब इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना नहीं होगी, तुलना वहाँ पर होगी कि ये सब्जेक्ट चला जाएगा और इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में जब तुलना होगी तब हम यहाँ पर कुछ ऐसे कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, उसकी बहन उतना ही मधुर गाती है जितना कि वह है, और इसका ट्रांसलेशन बड़ा ही सिंपल है। देखिए कैसे, हर सिस्टर। तो अब देखिए कितनी इजीली हमने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। देखिए हर सिस्टर, उसकी बहन और फिर इसके बाद वर्ब आ गई, गाती है, सिंग्स। हर सिस्टर सिंग्स। अब इसके बाद में आप ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इसके बाद में आपने क्या रखा, एज या सो। एज आपने रखा, क्यों रखा? क्योंकि जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उनके साथ आपको एज का प्रयोग करना होता है, राइट? तो चलिए यहाँ पर हमने एज और एज के बीच में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर या तो एडजेक्टिव आएगा और या तो एडवर्ब आता है। अब इसको पहचान लीजिए, ये क्या है, ly लगा है, ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि जिस शब्द के बाद ly लगा हो वो एडवर्ब ही होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो चेक करके देख लीजिए ना कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। देखिए ये शब्द है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्वीटली हर सिस्टर को मॉडिफाई कर रहा है या इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो आप जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसकी बहन उतना ही मधुर गाती है। तो ये मधुर जो हो रहा है ये कौन है मधुर, उसकी बहन मधुर है या गाना मधुर है? जी हाँ, तो एक्शन जो किया जा रहा है वो मधुर है, इसलिए ये एक्शन को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये क्या हुआ, ये आपका हुआ एडवर्ब। तो आपने एज के बीच में एडवर्ब रखा और ये है आपका सेकंड सब्जेक्ट, ये है आपका सेकंड सब्जेक्ट। और ये जो वर्ब है ये छुपी हुई है। क्यों छुपी हुई है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बतलाया जब क्रियाएं सेम होती हैं तो लास्ट वाली वर्ब को हम छुपा देते हैं और बस यहीं पर जाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्लियर? ऐसा ही कुछ दूसरा सेंटेंस है, गौर से देखिए जरा, रामू उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना रवि। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह बिल्कुल सिंपल है। देखिए जरा, लेकिन बस सिर्फ अंतर इतना है कि इसको मैंने नेगेटिव बनाया है। नेगेटिव किस लिए? क्योंकि मुझे यहाँ पर सो का प्रयोग करके आपको दिखाना है ताकि आप भी ऐसे ही सेंटेंसेस कर सकें। चलिए जरा देखते हैं, रामू। अब देखिए इसको भी बिल्कुल वैसे ही बना लिया। कैसे? पहला सब्जेक्ट हुआ रामू, रामू,
नहीं दौड़ सकता, कैन नॉट रन। अब आपने देखा यहाँ पर हमने कैन नॉट का यूज़ किया है, अर्थात ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पर सो और एज के बीच में आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब रखना पड़ेगा। लेकिन एक प्रश्न कभी कभी बहुत सारे बच्चे लोग ये पूछते हैं कि क्या यहाँ पर अगर हम एज रखते हैं तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि आप एज का प्रयोग तो चाहे अफर्मेटिव हो तो भी कर सकते हैं एंड नेगेटिव हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन जहां कहीं नॉट लगा हो तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है कि आप सो का प्रयोग करें। सभी लोग ऐसा करते हैं, आप लोग भी करें, बट जहां तक रही बात ग्रामेटिकली वो करेक्ट या इनकरेक्ट होने की, तो फिर ग्रामेटिकली एज भी सही ही होता है, वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन इस सो का प्रयोग ज़्यादा उचित माना गया है, तो आप लोग भी सो का प्रयोग ही करें, स्पेशली केवल उन सेंटेंसेस में जहां पर नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरे सेंटेंस में मैं आपको कुछ ऐसा बतलाने जा रहा हूं कि जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। जी हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम उस भाषा को जब चाहे जिस तरह से चाहे तोड़कर मरोड़कर हम बोल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस तरीके के सेंटेंसेस भी बोल लेते हैं। कैसे? जितना खतरनाक मेरा कुत्ता है ना उतना तुम्हारा नहीं है। अर्थात आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में क्या अंतर है। ये जितना नामक शब्द बाद में रखा हुआ है, यहाँ पर पहले रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और उतना नामक शब्द यहाँ पर पहले रखा है लेकिन यहाँ पर बाद में रखा हुआ है। बस इस चीज़ से आपको हमेशा ही सावधान रहना है कि जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस आप बोलें और उनको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करें तो फिर आपको इस तरह के सेंटेंसेस को रीअरेंज कर लेना चाहिए और सेंटेंस कुछ ऐसा ही बना लेना चाहिए। कैसा? ध्यान से सुनिए, ये उतना नामक शब्द पहले आना चाहिए और जितना नामक ये जो शब्द है बाद में जाना चाहिए। ये हिंदी सेंटेंसेस का जो पैटर्न है ऐसा होना चाहिए, तब आप जाकर के सही ढंग से इंग्लिश सेंटेंस में उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो अब जरा देखिए कि इसको रीअरेंज कैसे किया जा सकता है। जरा आप भी करिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, फिर इसके बाद इसको रीराइट करिए, यानी उतना पहले आ जाए और जितना बाद में चला जाए। तब तक मैं भी करता हूं, देखिए जरा कैसे। तो देखिए जरा, मैंने तो इस प्रकार से किया है, क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही किया है? ऐसे ही आपको रीराइट करके और सेंटेंस को पुनः कुछ इस तरीके का बना लेना चाहिए जिसमें उतना नामक शब्द पहले आ जाए और जितना नामक शब्द बाद में चला जाए। देखिए बात वही है, हमने शब्दों का हेर फेर अकेले कर दिया है। कैसे कर दिया है? तुम्हारा कुत्ता, हमने यहाँ पर से तुम्हारा उठाया, तो तुम्हारा कुत्ता उतना खतरनाक नहीं है जितना कि मेरा है, यानी मेरा कुत्ता ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर भी तो वही बात कही जा रही है, जितना खतरनाक मेरा कुत्ता है ना उतना तुम्हारा नहीं, मतलब मेरा कुत्ता ज़्यादा खतरनाक है। तो बात वही है, बस शब्दों का हेर फेर है। आपको ऐसे ज़रूर कर लेना चाहिए, तभी आप इसे इंग्लिश में सही ढंग से ट्रांसलेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो कुछ आप ऐसे ही सेंटेंसेस लिखिएगा अपनी तरफ से और उन्हें ट्रांसलेट करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चलिए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तुम्हारा कुत्ता, योर डॉग। तो अब देखिए यहां पर इसको कैसे ट्रांसलेट कर लिया। योर डॉग इज नॉट सो डेंजरस, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए सो का प्रयोग किया, एडजेक्टिव रखा, एज रखा और फिर यहां पर मेरा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर मेरा अकेले है तो माइन का प्रयोग करेंगे। तो अब मैं आपको यहीं पर बहुत अच्छे तरीके से बतला देता हूं कि देखिए माई मीन्स भी मेरा होता है और माइन मीन्स भी मेरा होता है, लेकिन माई का प्रयोग कब करते हैं? जब उसके साथ नाउन होता है, यानी माई के बाद जब नाउन होता है, जैसे माई पेन, यानी माई के साथ पेन भी होगा, एक नाउन भी होगा, तभी माई का प्रयोग करेंगे। और जब ये नाउन नहीं होता है तब फिर हमें क्या करना होता है? माइन का यूज़ करना होता है। वैसे आपको अगर इसे डिटेल में पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के और प्रोनाउंस, जो पर्सनल प्रोनाउंस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की ओर। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2, जो कि बड़ा ही बेसिक है और आप सब लोगों को आता भी होगा, नहीं आता तो ध्यान से सुनिए और देखिए जरा क्या है यहाँ पर। स्ट्रक्चर नंबर 2 में वही सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट, पहली वर्ब, फिर वही दूसरा सब्जेक्ट और दूसरी वर्ब। लेकिन इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि यहाँ पर अब एक व्यक्ति की तुलना जब बहुत सारे लोगों से की जाए तो आपको वहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है वो नो अदर से शुरू करना चाहिए। देखिए क्या करना है आपको, नो अदर से, और इसी के साथ में जुड़े हुए और भी कुछ वर्ड्स होंगे। सो नो अदर के साथ अभी आप इसमें देखेंगे तो क्लियर होगा। ओके, फिर इसके बाद सिंपल वैसा ही पैटर्न है। सिंपली आप
एग्जाम्पल्स देखें और समझें कि आखिर नो अदर का प्रयोग हमें कहाँ पर और कैसे करना होता है। देखिए, राजस्थान का कोई भी शहर उतना सुंदर नहीं है जितना कि जयपुर है। तो अब ध्यान से सुनिए कि राजस्थान के सारे शहरों की तुलना की जा रही है जयपुर से, या फिर आप कह सकते हैं जयपुर की तुलना की जा रही है राजस्थान के सारे शहरों से, और सारे के सारे शहरों को निगेट किया जा रहा है, अर्थात नहीं है, तो नो अदर का प्रयोग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, जरा करके देख लेते हैं। देखते हैं, पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि पहला सब्जेक्ट है क्या। देखिए, राजस्थान का कोई भी शहर, ये है वास्तव में सब्जेक्ट, और उसी के साथ में जुड़ा है नहीं। क्लियर? अब जब नहीं जुड़ा हो और कोई भी अगर ऐसा भी लगा हो तो फिर आपको नो अदर यहां से ऐसे शुरू करना चाहिए, नो अदर। तो देखिए जरा कैसे इसको ट्रांसलेट किया। सिंपल, ये पहला सब्जेक्ट हुआ, यानी राजस्थान का कोई भी शहर नहीं, इसी में नहीं को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ऐसा सेंटेंस बनेगा, नो अदर सिटी इन राजस्थान। ये आपका पहला सब्जेक्ट हुआ। फिर पहली वर्ब आई, यानी नो अदर सिटी इन राजस्थान इज। क्लियर? अब इसके बाद वैसे ही एज और एज के बीच में एडजेक्टिव रख देंगे, और फिर इसके बाद ये दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा और दूसरी वर्ब। अगर आप चाहें तो उसे क्लियर भी कर सकते हैं, और ना चाहें तो कोई बात नहीं, आप उसको छुपा सकते हैं और यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं। अब इस दूसरे सेंटेंस को, जो कि पहले सेंटेंस जैसा ही है, आप लोग इसको ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख छोड़िए। अब चलते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की ओर। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 3, ये बड़ा ही स्पेशल है, और ऐसे सेंटेंसेस थोड़े से ज़रूर बनाइए और उनको ट्रांसलेट करिए। देखिए जरा उसमें है क्या, खास क्या है, ये देखिए। खास उसमें यह है कि इस तरह के सेंटेंस में आपको एट लीस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग आप कब करते हैं, कैसे सेंटेंसेस होने चाहिए हिंदी में? तो हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये कम से कम इस प्रकार का एक फ्रेज लगा हो, वहां पर आपको एटलीस्ट का यूज करना चाहिए। बाकी सब वैसा ही है। चलिए जरा देख लेते हैं। यहां पर तो बाकी सब वैसा ही है, लेकिन जब हम इंटरचेंज देखेंगे तब यहां पर एट लीस्ट को किस प्रकार से वहां पर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस, इनका भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं इसको ट्रांसलेट किस प्रकार से करते हैं। पहले तो सेंटेंस पढ़ते हैं, तुम कम से कम उतने धनी तो हो ही जितना कि वह है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसको आप करिए और कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके जरूर भेजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, ये सेंटेंस थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं इसको स्वयं बनाता हूँ। देखिए जरा कैसे। कुछ अन्य हिल स्टेशन, पहला सब्जेक्ट तो ये है, यानी सम अदर हिल स्टेशंस, कुछ ऐसा बनेगा। ये पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद वर्ब, इसके बाद आपको एट लीस्ट, एज, और फिर दूसरा सब्जेक्ट और दूसरी वर्ब। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए जरा देख लेते हैं। सम, तो देखिए इसको कैसे और बड़ी आसानी से हमने ट्रांसलेट कर लिया है। देखिए पहला सब्जेक्ट है कुछ अन्य हिल स्टेशंस, तो देखिए सम अदर हिल स्टेशंस, ये पहला सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमने वर्ब ली, पहली वर्ब आ गई, और एट लीस्ट का यूज किया, कम से कम, उतने, एज का प्रयोग करना है। सर्द मीन्स कोल्ड, और फिर जितना, एज और नैनीताल, इज अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4 में क्या खास है। स्ट्रक्चर नंबर 4 में खास एक बात यह है कि वो सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होते हैं, अर्थात जो पहला सब्जेक्ट होता है वो पहला सब्जेक्ट वेरी फ्यू या केवल फ्यू से भी शुरू हो सकता है। अब ऐसा क्यों? जब कभी बहुत कम लिखा हो, पहले सब्जेक्ट में बहुत कम लिखा हो, तो आप वेरी फ्यू से सेंटेंस की शुरुआत कर दीजिए। और अगर कुछ ही लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा हो भारत के कुछ ही शहर उतने बड़े हैं जितना कि दिल्ली है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? फ्यू, केवल फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप वेरी फ्यू या फ्यू में से किसी का भी प्रयोग कर देंगे, मतलब वही होता है। अच्छा, तो पहला सब्जेक्ट वेरी फ्यू से शुरू होता है, फिर इसके बाद पहली वर्ब आएगी, फिर इसके बाद एज का प्रयोग आपको करना ही होता है। कभी कभी इसका जो हिंदी सेंस होता है वो न के बराबर, ऐसा भी इसका हिंदी सेंस निकलता है। जैसे भारत के बहुत कम शहर उतने बड़े हैं, ऐसा भी लिखा हो सकता है। कैसे? भारत के न के बराबर शहर उतने बड़े हैं जितना कि दिल्ली है। तो
हो सकता है कि हिंदी में कभी ना के बराबर लिखा हो या कुछ ही लिखा हो या बहुत कम लिखा हो। आपको हमेशा ही जब इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करेंगे तो वेरी फ्यू या फ्यू का प्रयोग करेंगे। ओके, तो अब चलिए देखते हैं इसको ट्रांसलेट करके। देखते हैं पहला सब्जेक्ट हम देखते हैं क्या है, भारत के बहुत कम शहर। ये है पहला सब्जेक्ट। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं वेरी फ्यू। तो देखिए कितना इजी है, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया। तो भारत में बहुत ही कम शहर या कुछ ही शहर या फिर कह सकते हैं ना के बराबर शहर हैं, उतने बड़े जितने की दिल्ली। बहुत ही सिंपल है। इस सेंटेंस को जरा ट्रांसलेट करिए और ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप करिए। अब चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोग मूव करेंगे कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स की ओर। और देखिए स्ट्रक्चर नंबर 5 थोड़ा सा एडवांस्ड है अपने आप में। देखिए वो किस प्रकार से है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए। पहले ही बतला दूं मैं आपको कि इस स्ट्रक्चर में खास क्या है। तो खास बात यह है कि अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने देखे पढ़े, उनमें सभी में क्या हो रहा था कि इस सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा था। अब इस स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। मीन्स इस सब्जेक्ट का कंपैरिजन इस सब्जेक्ट के साथ में नहीं हो रहा है, बल्कि किसका हो रहा है। देखिए जो पहला सेंटेंस होगा, पहला सब्जेक्ट उसकी वर्ब, और उसकी वर्ब के काफ़ी दूर बाद जा करके इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट रखा होगा। ध्यान दीजिए। और जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो उस ऑब्जेक्ट की तुलना वास्तव में यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट से की जा रही है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, इस स्ट्रक्चर में यानी स्ट्रक्चर नंबर 5 में ये है खास क्या है कि दोनों यानी पहले सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में तुलना नहीं है, बल्कि पहले सेंटेंस का जो पहली वर्ब है, उस पहली वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की तुलना दूसरे सेंटेंस यानी दूसरे सब्जेक्ट से की जा रही है। तो आपको जब ऐसा करना हो तो वहां पर आपको या तो सच का प्रयोग करना चाहिए और या तो सो का प्रयोग। लेकिन अगर सो का प्रयोग करेंगे तो कुछ विशेष सावधानी के साथ में करेंगे, क्योंकि वहां पर सच के बाद क्या आता है। ध्यान दीजिए, पहला सब्जेक्ट वर्ब, फिर सच या सो, इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे। अगर सच को रखेंगे तो सच के तुरंत बाद एक आर्टिकल आएगा। कब आएगा? जब आने वाला जो नाउन है अगर वो सिंगुलर नंबर में होगा। अगर आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल नंबर में हो तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेकिन उस नाउन के पहले वो एडजेक्टिव आएगा। ये सारी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब हम किसी एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो चलिए जरा इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। देखते हैं, मैंने इतना बेईमान आदमी कभी नहीं देखा जितना कि वह है। तो ध्यान से सुने और समझे जरा सेंटेंस क्या है। मैंने बेईमान आदमी नहीं देखा, तो इसका पहला सब्जेक्ट क्या है? मैंने। इसकी क्रिया क्या है? देखा। ठीक है ना, कभी नहीं देखा, ये है कभी नहीं देखा। कुल मिलाकर के ये एक्शन वर्ड हो गया। अब किसे नहीं देखा? आदमी को नहीं देखा, तो ये आदमी है। ठीक है ना, ये है वो ऑब्जेक्ट, और इस आदमी की तुलना की जा रही है दूसरे सब्जेक्ट के साथ में। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखिए पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, आई हैव। अब देखिए पहला सब्जेक्ट हमने रखा और फिर इसके बाद हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, अब किसको नहीं देखा? इस आदमी को, यानी इतना बेईमान आदमी। तो जब ये पूरा लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, इतना की अंग्रेजी अब यहाँ पर हम या तो सो बनाएंगे या तो सच। तो पहले हम सच लिखते हैं, सच। और अगर सच रखेंगे तो देखते हैं ये आदमी सिंगुलर नंबर है क्या? अगर सिंगुलर नंबर है तो यहीं पर आपको ए लगाना पड़ेगा, सच आ। और इसके बाद बेईमान, ये एडजेक्टिव है भाई। बेईमान कौन है? आदमी है ना, वह मैं तो नहीं हूं ना, ये बेईमान आदमी है। तो ये एडजेक्टिव किससे रिलेटेड है? इस आदमी से रिलेटेड है। क्लियर? तो सच अ डिसऑनेस्ट, तो क्या बनेगा? सच अ डिसऑनेस्ट मैन। तो मैंने इतना बेईमान आदमी
कभी नहीं देखा। अब जितना, जितना के लिए आप एज लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप सच और एज का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बीच में आप क्या कर रहे हो, अभी तक आप केवल एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब एडजेक्टिव के साथ साथ आपको नाउन का यूज़ भी करना है। और अगर नाउन का यूज़ करना है तो अगर वो नाउन, ध्यान से देख लीजिएगा, अगर वो सिंगुलर नंबर है तो उसके पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्लूरल नंबर में है तो फिर हम यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अच्छा, अब इसके बाद वह है एज ही इज। बड़ा ही सिंपल सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव नेवर सीन सच अ डिसऑनेस्ट मैन एज ही इज। अब सो का प्रयोग कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इस सच के स्थान पर सो का प्रयोग कर दें तो क्या बन जाएगा, आई हैव नेवर सीन सो। और अगर सो का प्रयोग करेंगे तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल यहाँ से हटेगा और यहाँ से हट करके इस मैन के पहले यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा। बस इतना सा करना है आपको। कैसे बनेगा, आई हैव नेवर सीन सो डिसऑनेस्ट अ मैन, ये यहाँ पर आर्टिकल आना फिर ज़रूरी हो जाएगा। क्लियर ना, बस इतना सा डिफरेंस है सच और सो में, और मीनिंग ऐसा निकलता है। ओके, अब इस दूसरे सेंटेंस को जरा आप दोनों तरीके से ट्रांसलेट करिए, एक बार सच का प्रयोग करिए और एक बार सो का प्रयोग करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर सेंड कर दीजिए। अब चलते हैं एक और एडवांस्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 6 बड़ा ही एडवांस्ड स्ट्रक्चर है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए जरा इसमें क्या खास है। इसमें खास ये है कि ये सेंटेंस इट से शुरू होते हैं। प्रायः जो भी पहला सब्जेक्ट होगा वो आपका इट होगा। इसके बाद जो आने वाली जो वर्ब होती है वो अक्सर होती है इज, एम, आर या वाज, वर, और इसके बाद कहानी शुरू होती है। ये सेंटेंसेस होते कैसे हैं, जरा पहले इनको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इस स्ट्रक्चर को आप अप्लाई करिएगा तो बातें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जरा देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं, किसी नई कविता को लिखना उतना आसान नहीं होता है जितना कि किसी पुरानी कविता को याद करना। अब इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तो उन्हें हम इट से शुरू करते हैं। देखिए क्या है, आसान नहीं होता, सबसे पहले तो हमें इसी को ट्रांसलेट करना होगा। आसान नहीं होता, सो इट इज़ नॉट ईजी, ये सेंटेंस है। क्लियर, अच्छा चलिए देखते हैं और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। इट इज़ नॉट। अब ध्यान दीजिए ये इजी क्या है, आसान होना, ये एडजेक्टिव है और इससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट तो लगा ही दिया, इसके बाद आपको सो लगाना होगा। तो देखिए क्या बनेगा, इट इज नॉट सो। ध्यान दीजिए अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एज लगेगा, ओके, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सो लगेगा। इसके बाद आपको एडजेक्टिव रखना है, आपने ये एडजेक्टिव रखा तो सेंटेंस बना इट इज नॉट सो इजी। आसान नहीं होता है, उतना आसान नहीं होता है, इतना ट्रांसलेशन आपने बना लिया, उतना आसान नहीं होता। अब क्या नहीं होता है आसान, ये काम, किसी नई कविता को लिखना। इनफैक्ट यही सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, बट इस तरह के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट बना देते हैं इट, और इसके बाद जो वास्तव में उसका सब्जेक्ट होता है वो बाद में ले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, इट इज़ नॉट सो इजी टू राइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर या तो इन्फिनेटिव, अकेला इन्फिनेटिव होगा, या उसके साथ कुछ और शब्द भी जुड़े होंगे तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगा। ये यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में है। तो ध्यान से देखिए, इट इज़ नॉट सो इजी टू कंपोज। कंपोज मीन्स लिखना या राइट करना। जो पोएम्स होती हैं उनको कंपोज किया जाता है, जो प्रोज होता है उसको राइट किया जाता है। सो इट इज़ नॉट सो इजी टू कंपोज अ न्यू पोएम, एक नई कविता। So it is not easy to compose a new poem as। अब यहाँ पर आपको as लगाना होगा और दूसरा इन्फिनेटिव आपको रखना होगा, जितना कि किसी पुरानी कविता को याद करना। अब याद करना ये इन्फिनेटिव है। सो सेंटेंस बनेगा, इट इज़ नॉट सो इजी टू कंपोज एज ए न्यू पोएम एज टू लर्न। यहाँ पर लिखेंगे आप टू लर्न एन ओल्ड वन, एन ओल्ड वन। अब ओल्ड वन का प्रयोग किया है, चूंकि यहाँ पर कविता को फिर से रिपीट होना है तो उसके स्थान पर आप वन का प्रयोग कर देंगे। तो ये एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर है, इसके कई सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से
फ्रेम करिए और फ्रेम करके और इनको बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि जब इनका इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मीन्स इनको जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए सच में बड़े ही एडवांस्ड बन जाएंगे। अच्छा, एक सेंटेंस तो मैं बड़ा ईजी सा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और इसको जल्दी से कुछ इसी तरीके से ट्रांसलेट करके और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अब चलते हैं कुछ और नया आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनको जब आपसे कहा जाएगा कि उनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करिए तो फिर आप परेशान हो उठेंगे। वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप उन सेंटेंसेस से पहले परिचित नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपको मैं ऑलमोस्ट सभी प्रकार के सेंटेंसेस से आपका परिचय करा दूं। तो देखिए यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, उनको जरा ध्यान से देखिए कि ये कैसे हैं और ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस बनाइए और ट्रांसलेट करिए। देखिए जरा सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। मैंने आशा नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी आ जाएगा। अब ये सेंटेंस आपको लगेगा कि यहाँ पर तो कोई डिग्री है नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए, इतनी जल्दी यानी सो सून। सून, ये देखिए जरा, ये क्या होता है, एडवर्ब होता है और उससे पहले आपको सो का प्रयोग करना होगा। इट मीन्स ये पॉजिटिव डिग्री का निर्माण करेगा और इनको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जा सकता है। चलिए, अच्छा कैसे चेंज करेंगे ये तो मैं आपको अगले वीडियोज़ में ही बतलाऊंगा। फिलहाल इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें इसको ज़रा देखिए। इनफैक्ट अगर सेंटेंस ऐसा भी लिखा हो तो भी वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे जैसा कि मैं भी करने जा रहा हूँ, और अगर ऐसा लिखा हो तो भी ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। और वास्तव में जो हिंदी में सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो इस तरीके के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में हम उनको ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे ट्रांसलेट करते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। बस इतना सा डिफरेंस है। मतलब जो चलन में है, जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं तो आमतौर पर ऐसा बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसी को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में कुछ ऐसा फैशन है कि उस सेंटेंस को ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है। इसलिए थोड़ा सा आपके लिए वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं सारे कंफ्यूजन आपके यहीं पर दूर कर दूंगा। देखिए कैसे, मैंने आशा नहीं की थी, पहले तो ये सेंटेंस हुआ, ठीक है ना। सो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, मैंने आशा नहीं की थी। अब यहाँ पर आप ये मत समझिए कि ये कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। हाँ, अब अगर आप बनाना चाहें तो बन जाएगी, बट नेचुरल वे पे ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनती है। यहाँ पर वास्तव में क्या बनता है ये देखिए, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट के बाद में ये जो वह लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पर लाएंगे एक्सपेक्ट के बाद में, और वो भी वह ही मीन्स वह होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, आप हिम यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे देखते हैं, इतनी जल्दी आ जाएगा। तो हिम के बाद अब आपको ये जो आ जाएगा, ये जो वर्ब है उसे इन्फिनिटिव रखना है, यानी यहाँ पर क्या आएगा हिम के बाद इन्फिनिटिव, टू कम, यहाँ पर आप टू कम लिखेंगे और सबसे बाद में इतनी जल्दी, यानी सबसे बाद में आपको ये सो लगाना होगा और ये एडवर्ब यहाँ पर रखना होगा। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनते हैं, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो सून, मैंने आशा नहीं की थी कि वह आ जाएगा इतनी जल्दी। ये वास्तव में इंग्लिश सेंटेंसेस हैं और इंग्लिश में बोलने का फैशन ऐसा ही है जब हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसा ही ये सेंटेंस है, मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी सुंदर होगी, आई डिड नॉट थिंक हर टू बी सो ब्यूटिफुल, ऐसा कुछ सेंटेंस बनेगा। अब अपनी तरफ से कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस बनाइए, इसको भी बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन एक या दो प्रकार के कुछ ऐसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स अभी विशेष हैं जिनको मैं आगे चलकर जब मैं इंटरचेंज आपको बताऊंगा तो वहाँ पर उन एग्जाम्पल्स को मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा। लेकिन इससे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने जितने प्रकार के सेंटेंसेस आपको बतलाए हैं कम से कम एक एक या दो सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से फ्रेम करें और उनको ट्रांसलेट करके अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ बेसिक से लेकर और एडवांस्ड लेवल तक के स्ट्रक्चर्स लेकर के आऊँगा और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा कंपैरेटिव डिग्री। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।